विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां कैसी। विमल में गुलिस्तां 1 अगस्त से राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। सीधे तौर पर 1,67,00,000 परिवारों को फायदा, यानी एक सीधा संदेश। नीतीश सरकार रहेगी तो बिजली फ्री मिलेगी। इससे पहले विपक्षी आरजेडी पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर चुकी है। अब नीतीश कुमार ने 125 यूनिट के ऐलान के साथ मोर्चा संभाल लिया है। मतलब साफ है कि ये घोषणा नहीं, तेजस्वी के वादे पर सधी हुई सियासी चोट है। नीतीश कुमार पहले कई बार रेवड़ी कल्चर का विरोध कर चुके हैं, लेकिन आखिर ये फ्री वाला दांव उन्हें क्यों चलना पड़ा, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर छांगुर के छल्लोक की है। एक नाम था अबू बकर अल बगदादी, जो खून, हिंसा और आतंक का चेहरा बना। अब एक नया नाम सामने आया है, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का। नाम वही है, काम वही है, एजेंडा वही है, बस लोकेशन बदल गई। इसके निशाने पर भारत था। लड़कियों का ब्रेन वॉश, धर्मांतरण, आईएसआई एजेंट से निकाह और आतंक की ट्रेनिंग। बगदादी जो कुछ मिडिल ईस्ट में कर रहा था, छांगुर वही भारत की जमीन पर दोहरा रहा था। छांगुर के बगदादी प्लान को भी डिकोड करेंगे। बात राहुल फाजुलपुरिया पर हुए हमले को लेकर हुए खुलासे, अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के वायरल वीडियो और पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश की भी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरों की। पटना में अपराधी दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर गोलियां चला रहे। जहां लोग इलाज कराने आते हैं वहां मौत बांटी जा रही है। क्या बिहार अब सिर्फ रिपोर्ट लिखने वाली पुलिस के भरोसे चल रहा है, या अपराधियों को खुली छूट मिल चुकी है, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर? पुलिस कह रही है ये गैंग वॉर था, क्योंकि सवाल इससे भी बड़ा है कि सजायाफ्ता अपराधी अगर सरकारी सुरक्षा में भी महफूज नहीं है तो आम आदमी किसके भरोसे जिए? क्योंकि कमरा नंबर 209 में एक सजायाफ्ता अपराधी था जो इलाज करवाने आया था, और वहां खुलेआम शूटर्स आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते हैं, जैसे उन्हें किसी का डर भी नहीं। और हैरानी की बात यह है कि इस पर तर्क भी बड़ा हास्यास्पद आता है। चलिए सबसे पहले जरा शुरुआत इस खबर की कर रहे हैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाकर, क्योंकि वो फुटेज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही, क्योंकि ना वहां पर इलाज कराने उसे मौत के घाट उतार के चलते बनते हैं। ये देखिए, आपको एटीट्यूड देखकर लग रहा होगा कि कहां के माफिया, कहां के गैंगस्टर हैं, उनको डर ही नहीं है। अस्पताल में कैसे घुसे हैं आप तस्वीर देखिए, चेहरे भी ढकने की इनको जहमत नहीं लग रही है। सीसीटीवी इनको पता है यहां लगा होगा, इसके बावजूद ये 5 की संख्या में आए अपराधी खुलेआम सीना ताने पिस्तौल लिए अंदर घुस रहे हैं, और जैसे ही कमरा नंबर 209 के सामने पहुंचते हैं तुरंत अपने हथियार निकालते हैं और बिना किसी डर के अंदर घुस जाते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि बिहार में राजधानी पटना में दिन दहाड़े इस तरह की घटना पेश आ रही है और कितना मन बढ़ गया है वहां पर अपराधियों का। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, देखिए अब इन्होंने अपना जो एक तरह से पूरा जो इनका प्लानिंग था उसे पूरा करके कैसे भागे। देखिए अब भाग भी रहे तो इन्हें डर नहीं है, कोई नहीं है इस पूरी लॉबी में, इस पूरी लॉबी में कोई नहीं है। क्या जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो निगरानी के लिए भी नहीं लगाए गए, कोई देखता भी नहीं, क्योंकि जब आए तो बाकायदा कमरे में घुसने से पहले इन्होंने हथियार निकाले, वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद आराम से निकल गए। पूरी खबर आपको बता देते हैं। पटना के पारस अस्पताल की ये तस्वीरें थी जहां फायरिंग हुई है खुलकर। हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर गोली मारी और चंदन मिश्रा नाम के शख्स को इन्होंने गोली मारी है, जो वहां पर इलाज कराने के लिए आया था। कमरा नंबर 209 में भर्ती था चंदन, और वहीं पर तो उसको बताएं कि अटैक कर दिया गया। चंदन मिश्रा पर पहले से ही कई मामले दर्ज है, सजायाफ्ता था, बेऊर जेल में बंद था चंदन मिश्रा, और पैरोल पर 15 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, जहां वो इलाज कराने के लिए बाहर आया था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो आसपास के जो कमरे वाले वो भी हैरान रह गए। जो चश्मदीद उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने उस गोली की आवाज को सुना, कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई है, वो क्या बता रहे, गुप्तेश्वर सिंह को सुनिए। तो अंदर से देखा कि शोर करते हुए 4-5 निकले। पहले मैं सोचा कि
ये दौड़ रहे हैं, इन हो सकता है कोई पागल जैसा है इसीलिए दौड़ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इनके हाथ में हथियार है, इसी के हाथ में दोनों हाथ में था हथियार। वो मार के चले गए। मार कर चलने के 10-15 मिनट के बाद पता चला कि मार करके कोई पेशेंट एडमिट है। हाँ। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इसको लेकर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? पप्पू जी गैंगवार का अंदेशा बताया जा रहा है। गैंगवार लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। और बोल रहा माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। तो सुना आपने, पप्पू यादव वहां पहुंचे थे, पारस अस्पताल पहुंचे थे जहां ये घटना हुई और कह रहे हैं कि ये माफिया राज है और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल वाकई गंभीर है कि बिहार में हो क्या रहा। ये एक ऐसी सुशासन वाली सरकार है जहां सिर्फ अपराध की बहार है, और जब ऐसे अपराध पहले हुआ करते थे आरजेडी सरकार में, तब जंगल राज कहा जाता था। जुर्म तो वैसे ही हो रहा है, अब ये जंगल राज क्यों नहीं है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में मौजूद पारस अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी है कि अब बिहार में अपराधियों की बहार है। तभी तो अपराधी बिना डरे अस्पताल में घुसते हैं, चंदन मिश्रा नाम के शख्स को गोली मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। ये सवाल बिहार पुलिस के उन दावों पर भी है जिनके दम पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने थे। ये चुनौती है सीधे बिहार पुलिस को, जो बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने में फेल साबित हो रही है। ये तस्वीरें हैं जो सवाल उठाती है बिहार पुलिस पर कि कैसे कोई भी किसी को भी चंद सेकंड्स में मौत के घाट उतार रहा है। हालांकि इस गोलीबारी को लेकर पुलिस का दावा है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई और जल्द ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। बिहार पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा दावा कर रहे हैं कि जांच पूरी कर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। आरजेडी नेता इस वारदात के बाद पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनताई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहाँ लुप्त सी हो गई। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन लगातार हो रहे अपराध के बाद अब सवाल तो उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर इन वारदातों पर लगाम कब तक लगेगी? कब तक ऐसे ही अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं करते रहेंगे? कब बिहार में लोगों को दहशत के माहौल से छुटकारा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा नहीं कि पहली तस्वीरें, पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार बिहार का सूरत हाल दिखा रहे हैं जहां अपराध पर अपराध हो रहे हैं। और वहां पर जब एडीजी ये कहें, पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी कहें कि अपराध का मौसम है, आपने सुना है कि
कि अपराध का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, ऐसा लग रहा है अपराध का भी मौसम आता है। और ये हम नहीं कह रहे, किसने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। बढ़ते अपराध पर बिहार पुलिस का बेतुका बयान आ गया है। एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन ने बयान दिया, कहा कि मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं है, वही युवा शूटर बन रहे हैं। ज्यादा पैसे के लिए युवा सुपारी किलिंग कर रहे हैं और ऐसा बयान देकर अपना चेहरा क्या पुलिस छिपा रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनके ऊपर है प्रदेश की। अपनी नाकामी का ठीकरा किसानों पर, युवाओं पर क्यों बिहार पुलिस फोड़ रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें ये संभालना चाहिए कि इस तरह के हालात ना बने, और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कि कोई मौसम हुआ, अपराध का मौसम आ रहा है। सुनिए खुद एडीजी हेडक्वार्टर्स कुंदन कृष्णन को, हैरानी होगी आपको सुनकर। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। यानी अपराध बढ़ेगा तो उसके लिए कैसा लॉजिक दिया जा रहा है, कैसा बेतुका बयान दिया जा रहा है। अब इस पर तो वार पलटवार होगा ही। तेजस्वी यादव प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का बयान है? अब उनकी सरकार पर तो बहुत आरजेडी की सरकार पर पूछा जाता रहा जंगल राज। अब ये जंगल राज नहीं है क्या? राक्षस राज पहले ही कह चुके हैं तेजस्वी यादव। इस पर विजय सिन्हा कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले गए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। किसान अपराध में नहीं रहता है, जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। बताया कि किसानों के द्वारा अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। अब देखिए, विजय सिन्हा को यह कहना पड़ा कि किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता है। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि भाई लोग छोड़कर चले जाएं क्या? नौबत तो यही आ गई है बिहार में, जिस तरह का क्राइम ग्राफ है और इसमें पुलिस का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान बताता है कि कितनी गंभीर बिहार की पुलिस है। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, इसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर भी बिहार से ही है, क्योंकि चुनावी सीजन है और ऐसे में अब घोषणाएं होने शुरू हो गई है। चुनावी मौसम में अब आपको बताएं कि वोट की खेती, मुफ्त की बिजली से अब की जाने की तैयारी है। बिहार में नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। 1.67 करोड़ घरों तक ये करंट जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली के तार अब सत्ता की कुर्सी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। अब नीतीश का जवाब आ गया है कि 125 यूनिट हम देंगे। उन्होंने अपनी सधी हुई चाल चल दी है। नीतीश जानते हैं कि ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग बिहार का सबसे निर्णायक वोट बैंक है और इन तबकों में नीतीश की पकड़ मजबूत भी मानी जाती है। तो क्या इस चाल से उन्होंने तेजस्वी को चित्त कर दिया है, उनकी चाल को चित्त कर दिया है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। प्रहार में आपको बताएंगे, क्योंकि आपको बताएं कि 3 मुद्दे हैं जो अब चुनावी मौसम में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कौन कौन से 3 मुद्दे हैं, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते हैं, सबसे पहले चुनावी लड़ाई में देखिए आप 125 यूनिट की चर्चा है, ये एकदम ताजा खबर। ये 125 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हो गया है। दूसरी खबर, ललन सिंह की मटन पार्टी से जुड़ी है, इस पर जमकर सियासत हुई है चुनावी मौसम में। और तीसरी खबर, वोटर लिस्ट की जो बदस्तूर बनी हुई है, जिसमें पुनर्निरीक्षण चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, उसको लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर है। अभी इन 3 मुद्दों के इर्द गिर्द कैसे आज बिहार में सियासत गरमाई है, आपको बताते हैं। सबसे पहले फ्री बिजली के ऐलान की बात करने जा रहे हैं और चलिए आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिससे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का जो 200 यूनिट वाला दाव था उसे पलट दिया है। ये देखिए, ये पोस्ट आप देख रहे हैं 1 अगस्त से, यानी कि जुलाई महीने से ही बिल से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये ऐलान
अब तेजस्वी तो कह रहे हैं कि वो आएंगे सर। साबूदाना भी सुशी लगता है जब 10 मिनट में आता है। बिग बास्केट, डिलीवरिंग समर एसेंशियल्स इन 10 मिनट्स। 1 अगस्त से जो बिल आएंगे उसमें ये इम्प्लीमेंटेड होगा। क्या ऐलान किया है, पूरी खबर जान लीजिए, बताते हैं आपको। बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है। 1,67,00,000 परिवारों को फायदा मिलने का इससे दावा है। 1 अगस्त 2025 से लागू होगा नीतीश सरकार का यह फैसला। और नीतीश के ऐलान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। आरजेडी ने तेजस्वी की योजना को चुराने का आरोप लगा दिया है, क्योंकि तेजस्वी पहले ऐलान कर चुके थे और ऐसे में अब ये कह रहे हैं आरजेडी के ये तमाम नेता कि दरअसल ये तेजस्वी का फॉर्मूला था, जीत का फॉर्मूला, जो नीतीश कुमार चुरा रहे हैं। सुनिए जरा आरजेडी नेताओं ने क्या कहा है। तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए। बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में, और ये चुनावी घोषणा है। चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। तेजस्वी यादव जैसा नेता प्रतिपक्ष अगर बिहार में है तो नीतीश कुमार को झुकना ही पड़ेगा। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये ताकत विपक्ष के नेता तेजस्वी जी के संकल्पों में है, उनके प्रणों में है। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीठ पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। तो देखिए, अब आरजेडी तो कह रही है कि ये नकल की गई है, चोरी किया गया है वो फॉर्मूला जो तेजस्वी ने पहले जनता के सामने रखा था। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर, सरकार में नीतीश है, उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया है, सिर्फ प्रपोज नहीं किया है कि हम ऐसा कर देंगे, हम कर रहे हैं ऐसा। नीतीश ने ये बता दिया है। और इसी को लेकर अब बिहार बीजेपी के जो तमाम लोग हैं, एनडीए की जो वहां सरकार है, उनके कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा। और बिहार सरकार इसको अगले 3 साल में लक्ष्य रखेगी कि सभी हाउस होल्ड जो इसका लाभ लेंगे, उनको अलग से अनुदान भी बिहार सरकार भी देगी बाद के दिनों में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। समझिए, 1,80,86,00,000 उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2,16,00,000 घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही है। तो देखिए, दोनों डिप्टी सीएम को तो आपने सुन लिया। दोनों डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो ये जीत का रास्ता है जो नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया है। लेकिन अब इस ऐलान के बाद सियासत भी जमकर हो रही है, क्योंकि चुनावी मौसम है बिहार में, ऐसे में वादों की भरमार है। लेकिन नीतीश ने तो कर ही दिखाया। अब क्या होगा आगे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। ऐसे ही मौसम में जब नीतीश कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, तो राजनीतिक गलियारों में सियासी करंट फैलने लगा। तेजस्वी यादव की पार्टी ने तुरंत आरोप लगाया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की योजनाओं को चुरा रहे हैं। हालांकि जेडीयू इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा किया है
125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शानदार तोहफा दे दिया है। 1,67,00,000 उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ा उपहार है। इतना ही नहीं, जेडीयू नेताओं ने आरजेडी की योजना चुराने वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश सरकार केवल घोषणा नहीं करती बल्कि उन घोषणाओं पर अमल भी करती है। पहले बिहार की जनता के घरों से लालटेन हटा ही दी गई, अब बिजली बिल के भार को भी हल्का कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह निर्णय कि घरेलू उपभोक्ताओं को, किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं, हम घोषणा नहीं अमल करते हैं। अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है। वहीं बिहार में एनडीए नेताओं का दावा है कि सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए सरकार हमेशा से ही बिहार की जनता के पक्ष में फैसला लेती है। नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, भाजपा की साझा सरकार विकास की प्रतीक है और आज तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि 2.25 करोड़ परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया है। देखिए, नीतीश बाबू जनता के नेता माने जाते हैं और एनडीए सरकार हमेशा जनता का ध्यान रखती है। अब 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना है। साफ है कि बिहार में चुनावी सीजन है और यही वजह है कि बयानों की बहार देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पहले से ही कई ऐलान करने वाली नीतीश सरकार का फ्री बिजली वाला दांव विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हो गई फ्री यूनिट बिजली वाली बात। अब अगली खबर इसी से जुड़ी जिस पर सियासत हो रही है। जरा तस्वीर आपको ललन सिंह की पार्टी की दिखा देते हैं। ये ललन सिंह की मटन पार्टी की तस्वीरें हैं जो दूसरा मुद्दा, चुनावी मुद्दा या ये कहें कि बहस का मुद्दा, वार पलटवार का मुद्दा बना हुआ है लगातार बिहार में। जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, हुआ क्या है, ललन सिंह ने पार्टी किस उपलक्ष्य में दी, किस चीज की पार्टी दी, चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ललन सिंह की मटन पार्टी पर घमासान मचा है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मटन पार्टी दे दी। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में मटन पार्टी देने पर घिर गए ललन सिंह। पार्टी में शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मंच से ऐलान किया था कि आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बढ़िया भोजन है, सावन वाला भोजन भी है, सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। ये ललन सिंह ने खुद कहा था। आपको सुनवा भी देते हैं ललन सिंह ने कैसे ये कहा था कि ये दरअसल जेडीयू की पार्टी थी और उसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करके क्या कहा था, सुनिए पहले। हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। तो देख रहे हैं, वो तो हल्के अंदाज में कह रहे हैं कि जो सावन महीना नहीं मानते हैं उनके लिए भी भोजन है, जो सावन का महीना मानते हैं उनके लिए भी भोजन है। लेकिन अब इसको लेकर सियासत का नया एंगल हो गया है क्योंकि रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट देख लीजिए। ये देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव की सुपुत्री जो सिंगापुर में रहती हैं, वो ये ट्वीट कर रही है और कह रही है कि कथनी करनी में अंतर इनके ये है, जहरीले मंत्र फूकने वाले ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाटते हैं और असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। इस तरह का ट्वीट आया है। डोंगरा चरच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। ये रोहिणी आचार्य का लंबा चौड़ा एक पोस्ट जिसके जरिए इस मटन पार्टी को टारगेट किया गया है। वहीं इस पर हम नेता जो कह रहे हैं, श्याम चरण सिंह प्रदेश महासचिव है, कह रहे हैं कि ट्विटर से राजनीति नहीं होती, पहले वो बिहार तो आ जाएं। सुनिए जरा। सिंगापुर में बैठकर बिहार की राजनीति करती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। सवाल है कि जिस घटना की वो तुलना कर रहे हैं, क्या कल की पार्टी जो हुई उसमें ललन सिंह जी आयोजक थे? सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात कि भाई वो भीड़ की भोज थी और भीड़ की भोज में शाकाहारी भोजन भी था, मांसाहारी भोजन भी था,
कई धर्मों के लोग वहां पर जुटे हुए थे, तो आयोजक ने अपने हिसाब से वो तैयारी की थी। और रोहिणी आचार्य जी, कुछ काम करिए, ऐसी चीजों पर केवल ट्वीट खेलने से फिर से चुनाव हारने का ही आपको लगता है कि मन है। तो श्याम शरण तो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि रोहिणी आचार्य वो तस्वीरें भूल गई जो नवरात्र के महीने में सामने आई थी। हम उनको दिखाते हैं, उनको याद दिलाते हैं ये तस्वीरें। नवरात्र में मछली खाने का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था, तब भी खूब राजनीति हालांकि हुई थी, लेकिन तब तेजस्वी यादव की ये तस्वीर वायरल हुई थी। उनके साथ वीआईपी वाले भी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों बैठकर मछली खा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसको लेकर अब कैसे जवाब आ रहा है मृत्युंजय तिवारी का, और कैसे सपा प्रवक्ता भी बचाव में उतर गए हैं, मनोज काका, दोनों को सुनिए। दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे, इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? अब मटन पर सबसे ज्यादा इस देश में मटन और मुजरा पर सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान है और ज्ञानवर्धन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब वो अपने इलाके के सांसद से पूछे कि सावन में मटन खाना वाजिब है कि नहीं, तब सनातन का संरक्षण हो रहा है कि सनातन का विकास हो रहा है। अच्छा, दो मुद्दों पर जो राजनीति हुई हमने आपको बता दी, फ्री बिजली को लेकर राजनीति हुई, मटन पार्टी को लेकर। तीसरे मुद्दे की अब बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट जो बदस्तूर चर्चा में बना हुआ है बिहार चुनाव में। चलिए उस पर क्या अपडेट है आपको बता देते हैं। हुआ क्या है कि बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट पर बवाल लगातार बना हुआ है। तेजस्वी यहाँ पर आयोग से SIR को लेकर यहाँ पर EC पर निशाना साध रहे हैं तेजस्वी चुनाव आयोग पर, और SIR से दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं EC के तरीकों पर आपत्ति है। यानी अगर वेरिफिकेशन हो रहा है उससे दिक्कत नहीं, जो तरीका अख्तियार कर रही है इलेक्शन कमीशन। What is this obsession with cups that you have? हाँ? कितने हैं तुम्हारे पास? I mean, of course, it's called being a kapoor. It's called being a hoarder. बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, और यह आरोप नया नहीं है, बार बार ये आरोप वो लगाते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इकलौते ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि और भी लोग बिहार में चुनावी मैदान में हैं, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी बिहार को बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं। उनको भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले तेजस्वी ने क्या कुछ आरोप लगाए उन्हें सुनिए। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। SIR जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए, और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में SIR कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको SIR से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। तो तेजस्वी यादव ने तो लंबे चौड़े आरोप लगा लिए। इससे पहले हमने आपसे बोला था कि ओवैसी भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे। ओवैसी का पोस्ट ये देख लीजिए, उन्होंने लिखा है कि बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली ढूंढ लेते हो, लेकिन पहलगाम में आतंकी कैसे आए इसका पता क्यों नहीं लगाते। उन्होंने इस पर एक अलग एंगल देने की कोशिश किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बयान भी दिया है, क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले SP बॉर्डर को बोला जाएगा, SP बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर की दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं,
वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने, ये वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा है वो तो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर हमारे सहयोगी सुमित पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने आम लोगों से जानने की कोशिश की कि SIR को लेकर चुनावी दलों से इतर वो क्या सोचते हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा। सब है, उसका आधार कार्ड देखना पड़ेगा, वोटर आई कार्ड को देखना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि किसके पास है किसके पास नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग आप मानते हैं कि है बाहर से, बांग्लादेश से, सबसे किधरों से भी, मगर है इस इलाका में। बाहरी लोग जहाँ कम रहता है, सब बस्ती का आदमी सब है। नहीं जैसे है कि मतलब कुछ लोग हैं, हाँ जैसे आता है ना कमल उमल बेचने वाला सब, वो सब रहता है यहाँ भाड़ा लेके, बांग्लादेश से, बंगाल से आया हुआ। कुछ लोग रहता है फिर चले जाता है कमल बेच। 10% में 100% का यहाँ बेईमान हो रहे हैं, बदलामी भी हो रहे हैं। 10% है, हाँ जी, बुरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं ना हम लोग। ऐसे लोगों को बसने कैसे दे दिया जाता है? अब क्या करें, बुरा पुराना का आदमी इंसान चले जाते हैं, उसका तो बात तो मानना ही पड़ेगा ना। तो सुना आपने, आम लोग तो ये मान रहे हैं कि बाहरी लोग आते हैं, बसते हैं, रहते हैं और वोट भी देते हैं, लेकिन क्योंकि यही लोग शायद वोटर हो सकते हैं तेजस्वी यादव के या असदुद्दीन ओवैसी के, तो दोनों कोई दिक्कत हो रही है। फिलहाल वेरिफिकेशन तो हो रहा है, चाहे दिक्कत हो चाहे जो भी हो, चुनावों से पहले वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर की बात कर रहे हैं। बात छांगुर के छल्लों की करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब बगदादी ने सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट खड़ा किया था। अब छांगुर एक जहर बनकर भारत की नसों में उतरने की कोशिश कर रहा था। नाम भले ही छांगुर था, लेकिन मंसूबे वही बगदादी वाले थे। बस फर्क इतना है कि बगदादी ने खलीफा बनने का ख्वाब सीरिया में देखा था और छांगुर भारत को गजवाए हिंद बनाना चाह रहा था। धर्मांतरण, ब्रेन वॉश, ISI एजेंट से निकाह और आतंकी पाठशाला, ये सब भारत के अंदर हो रहा था। छांगुर के भारत विरोधी एजेंडे को परत दर परत अब बेनकाब करने वाले जो नई जानकारियां सामने आई है वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि किस सोच से छांगुर आगे बढ़ रहा था। खुलासा हो गया है किस सोच से आगे बढ़ रहा था, क्या प्लान कर रहा था। चलिए सबसे पहले वो जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना की सोच थी, शरिया कानून लागू करना चाहता था और इस्लाम को एकमात्र धर्म पूरे भारत में बनाना चाहता था। उसके लिए क्या प्लान एक्टिव था? आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, शरिया की स्थापना कर रहा था, इस्लामिक मूवमेंट चला रहा था और सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा था। यह सब कुछ छांगुर कर रहा था। और अब आपको बताते हैं, जब हम कह रहे हैं कि वो बगदादी की तरह सोच रखता था और उसी तरह काम कर रहा था, तो बकायदा एक एक एक्शन मैच हुआ है, यूं ही नहीं कह रहे हैं। चलिए डिटेल आपको बताते हैं कि कैसे उसी प्लान पर काम कर रहा था, उसका बगदादी प्लान क्या था। चलिए डिकोड करते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। इराक, सीरिया, पाकिस्तान के बाद भारत पर नजर थी बगदादी की। और छांगुर क्या कर रहा था? भारत के अंदर छांगुर गजवाए हिंद मिशन चलाना चाहता था। अरब मुल्कों के बाद बगदादी की भारत पर निगाह थी। भारत में छांगुर बगदादी जैसा ही काम कर रहा था। बगदादी सेना में महिला ब्रिगेड भी थी, छांगुर की सेना में भी महिलाओं को वो शामिल कर रहा था, फौज बना रहा था। महिलाओं का ब्रेन वॉश शामिल था इसमें, बगदादी के कामकाज में। वही काम छांगुर भी कर रहा था, किसी भी तरह लड़कियों का धर्मांतरण कराना, ब्रेन वॉश करना, वही पैटर्न। आप सोचिए, लड़कियों को ISI एजेंट से निकाह बगदादी भी करवाता था और वही काम छांगुर भी कर रहा था। पहले धर्मांतरण कराता था और उसके बाद निकाह वाला प्लान एक तरह से एक्टिव हो जाता था। इराक और सीरिया में ISIS का कब्जा था और भारत में ये ISI की एजेंट की एंट्री कराना चाहता था और यही वजह है कि उसी तरह काम करते हुए आगे बढ़ रहा था। बगदादी आतंकी गतिविधियों में शामिल कराना चाहता था लोगों को, जिनको जिनको वो रिक्रूट करता था। और वही चीज छांगुर भी कर रहा था, वो महिलाओं से खुफिया जानकारी जुटवाना चाहता था। काम एक ही तरह के थे, प्लान एक ही तरह का था, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से कामयाब होने से पहले ही डिरेल कर दिया। महिलाओं को ट्रेनिंग देकर बगदादी एक्सपर्ट बनाता था। छांगुर क्या कर रहा था? आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाकर बकायदा ट्रेनिंग दे रहा था, वो भी एक्सपर्ट बनाने के काम कर रहा था। और ये खुलासे जो हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीड़िताएं खुद बता रही हैं कि कैसे उसी प्लान पर ये काम करता था, बकायदा ट्रेनिंग दे रहा था, धर्मांतरण करा रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था। प्लान बहुत बड़ा था छांगुर का। सुनिए पीड़िता खुद क्या बता रही है।
वो लोग उनसे छांगुर पीर से रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा था। वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर से बातें करते थे कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। अब जरा आपको एक एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जिससे कई खुलासे हुए हैं। जरा तस्वीर आपके सामने रखेंगे, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, धर्मांतरण करा के मुस्लिम धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाकर भारत की जनसांख्यिकी को ये प्रभावित कर रहा था। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करता था सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। और शिजर-ए-तैयबा नाम से एक पुस्तक भी छपवा रहा था जिसके माध्यम से इस्लाम धर्म का ये प्रचार प्रसार कर रहा था। ये एफआईआर में खुलासे हुए हैं। अब आप इन खुलासों को देखकर समझ सकते हैं कि इसका प्लान क्या था। क्यों हम कह रहे हैं कि ये बगदादी के हिसाब से चल रहा था। कैसे सनातन को लेकर इसकी जो एक तरह से उसके खिलाफ मुहिम थी उसका भी खुलासा हो गया। जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सनातन में वापसी के बाद पीड़िता को धमकी भी ये दे रहा था। पीड़ित लड़की को सऊदी से धमकी दी गई। कहा गया कि तेरे पैर काट देंगे, देखें तेरे योगी बचाते हैं या मोदी, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जिक्र था। हमें न्याय दो, इन दरिंदों को फांसी दो, पीड़िता अब ये कह रही है। यानी जो भी आवाज उठाता था उसे धमकाया जाता था, उसे डराया जाता था और उसे इस कदर डरा दिया जाता था कि वो सोचे कि वो आगे क्या करे, किस रास्ते पर जाए, कैसे खुद को बचाए। क्योंकि इसको लेकर पीड़िता ने सीधे सीधे बताया है कि उसने न्याय की गुहार लगाई है, उसने अब आवाज उठाई है। सुनिए जरा। उसकी मां सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं। और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ ना तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं जिनसे टीम खड़ी होती है तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है। तो देखिए, अभी पीड़िता कह रही है कि बहुत से जो जुड़े थे लोग, जो नेक्सस था, उन पर कार्रवाई बाकी है, उन पर कार्रवाई की उम्मीद पीड़िता जाहिर कर रही है। लेकिन अब आपको ये बताएं कि जितने करोड़ों का हेर फेर चल रहा था उसको लेकर ईडी एक्टिव हो गई। आज सुबह से छापेमारी हुई है और कई खुलासे हुए। उससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। कुछ नहीं मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। छांगुर के काले साम्राज्य पर हर दिन ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी सकते में है। वो एक ऐसा भारत चाहता था जहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम हो और शरिया कानून हो। उसकी सोच के साथ उसके इरादे भी बहुत खौफनाक थे, लेकिन वो अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाता कि उसका भांडाफोड़ हो गया और अब ईडी उसके गुनाहों का हिसाब कर रही है। छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने छांगुर और उसके पैसों को मैनेज करने वाले गुर्गों की पहचान कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी की रेड। यूपी में 14 और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी। मुंबई के बांद्रा और माहिम इलाके में छापेमारी। मुंबई के बांद्रा में शहजाद शेख के घर पर ईडी की रेड। शहजाद से 2 करोड़ के लेन देन को लेकर पूछताछ। ये रुपए नवीन ने शहजाद को दिए थे। नवीन भी छांगुर बाबा का करीबी है और वो भी ईडी के रडार पर है। यही बिल्डिंग है जो कि कनकिया बिल्डिंग है, अब पॉश बिल्डिंग है और ये पॉश इलाका है, बांद्रा ईस्ट का पॉश इलाका है। और इसी में जो छांगुर का करीबी माना जाता है शहजाद इसी बिल्डिंग में मौजूद है। और ईडी के सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। चीफ की जांच में छांगुर की करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग मिला था। छांगुर का कारोबार बलरामपुर समेत यूपी के कई जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा मुंबई और पुणे में भी उसके कनेक्शंस हैं। मुंबई के रहने वाले उसके गुर्गे शहजाद शेख के खातों में ऑनलाइन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके अलावा धर्मांतरण गैंग को खाड़ी देशों से करोड़ों की फंडिंग का दावा भी किया जा रहा है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों से सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां
जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब बात अखिलेश यादव और महाराज अनिरुद्धाचार्य की। जब राजनीति धर्म और शब्दों को छोड़कर आगे निकल जाती है, हथियार बना लेती है, तो जमीन पर वैचारिक नहीं सामाजिक टकराव शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज की एक पुरानी बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद जाति, धर्म और वोट तीनों का समीकरण फिर से सक्रिय है। अब ये वीडियो तो 2 साल पुराना है, अचानक क्यों चर्चा में आया? टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल हैं। क्या ये एक संयोग है या पूरी तरह से रणनीतिक प्रयोग? इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। वो वीडियो 2023 का है, वो वीडियो अभी हम 2025 में, और अचानक वो वीडियो तेजी से हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब जमकर वायरल किया जा रहा है, रिट्वीट ट्वीट हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, जरा फुल फ्रेम करिएगा, सुनवाइएगा कि क्या कहा है अखिलेश यादव। भगवान आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहीं से हमारा रास्ता अलग हो गया। हुआ क्या है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का अखिलेश को अब जवाब सामने आ गया है। अखिलेश ने मुझसे कहा कि हमारा तुम्हारा रास्ता अलग, लेकिन मुसलमानों से कहेंगे कि हमारा तुम्हारा रास्ता अलग। मुसलमानों से कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा है। साल 2023 के वायरल वीडियो पर अब अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब इसकी चर्चा होने लगी, जब ये वीडियो वायरल होने लगा और जब ये वीडियो फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो अनिरुद्धाचार्य महाराज आए और उन्होंने अपना वर्जन रखा है। रिपोर्ट आपको दिखा है। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। धर्म और सियासत जब तक दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, तब तक समाज में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब दोनों की राहें टकरा जाएं, राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल होने लगे, तो असर सिर्फ वैचारिक नहीं होता, संतुलन बिगड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। एक पुरानी लेकिन बेहद सधी हुई बातचीत के वीडियो के जरिए, जिसमें एक और है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दूसरी तरफ सनातनी विचारधारा के प्रतिनिधि अनिरुद्धाचार्य महाराज। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। इस मुलाकात की कहानी 2023 की है, जब आगरा से लौटते वक्त एक्सप्रेसवे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज से अखिलेश यादव की संक्षिप्त बातचीत हुई। चर्चा के केंद्र में था श्री कृष्ण का नाम और वर्ण व्यवस्था। उस बातचीत में विचारों की असहमति हुई और उसी असहमति की परिणति थी अखिलेश का ये कथन कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन अब जब ये वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे रणनीति के तहत सियासी जमीन तैयार करने के लिए प्रचारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वायरल वीडियो पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। राजनीति के जानकार इस वीडियो को सपा के पीडीएफ फॉर्मूले से जोड़कर देख रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस वीडियो को इतने दिनों बाद सामने लाने के पीछे की मंशा को भी सियासी माहौल से ही जोड़कर देखा जा रहा है। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर लेना। जाति और धर्म पर आधारित ये बहस अचानक नहीं उठी। इटावा की हालिया घटना के बाद
जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द पर राजनीति हुई, उसी लपट में अब ये पुराना वीडियो भी झोंका गया है। धार्मिक भावनाओं को सियासी प्रयोगशाला में बदलने की कोशिश अब छिपी नहीं है। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य महाराज का ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि उस राजनीति को आईना है जो समाज को जोड़ने के बजाय बांटने की जिद पर अड़ी है। अब निगाहें समाजवादी पार्टी पर है कि वो इस जवाबी बयान पर क्या रुख अपनाती है। क्या ये बहस यहीं थमेगी या आने वाले चुनावी माहौल में और तेज होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अखिलेश यादव ने इससे पहले बाबा बागेश्वर को लेकर भी सवाल किए थे। अब अनिरुद्धाचार्य महाराज वाला वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन बाबा बागेश्वर लंदन गए थे, वहां से वो कैसे जोड़ने का संदेश दे रहे हैं इस तोड़ने वाली राजनीति के दौरान, वो भी सुन लीजिए। हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं। हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। ये एक पाकिस्तानी शख्स था जो लंदन में पहुंचा था और उसने पूछा था कि उनका नाम मोहम्मद कुछ है और वो अपना नाम नहीं बदलते, लेकिन वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्या उन्हें नाम बदलना चाहिए? इसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने जोड़ने वाली बात कही। उस जोड़ने वाली से बात से सीख राजनेताओं को भी लेनी चाहिए, अखिलेश यादव को भी लेनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मसाला केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।